हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पर आपके लिए जो सेट है एमटीएस का करवा रहे हैं 2024 को लेकर 15 सेट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और आज आपका जो है वो 16वां सेट यहाँ पर होने वाला है। मैंने कोशिश करी है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी दिए जाएं, क्योंकि देखिए मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं ऑप्शन न लगा करके आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा था। लेकिन अब क्या है कि मैं पीडीएफ कहीं और से बनवा रहा हूँ, तो वो क्या है कि वहाँ में ऑप्शन भी मिल रहे हैं बने बनाए और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी होगी। और कल से मैंने बोला हुआ है, जैसा कि पता चला है कि इंग्लिश में भी आपके ऑप्शन भी होंगे और आपके क्वेश्चन भी होंगे, यानी कि दोनों जो है बाइलिंगुअल आपको मिलने वाला है कल से। तो आज आप लोग मैनेज करिए और थोड़ा सपोर्ट भी करते रहिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, तो अगर महाबोधि मंदिर की बात करें तो ऑप्शन 4 यानी कि बोध गया इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर आपका महाबोधि मंदिर है। तो ये चीज याद रखना है। इसके साथ साथ आप ये याद रखेंगे कि महाबोधि मंदिर को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि यूनेस्को में जो है महाबोधि किस वर्ष शामिल हुआ। तो शामिल होने वाला जो वर्ष था वो था 2002, तो इसको भी याद रखेंगे। 2002 में शामिल हुआ महाबोधि। और 2003 में जो है आपका भीमबेटका की गुफाएं शामिल हुई थी, इसको भी याद रखना है कि 2003 जो आया उसमें भीमबेटका की गुफाएं जो है शामिल करी गई थी यूनेस्को में। तो ये याद रखना है यूनेस्को के साथ में कि आपका भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में है। और यूनेस्को के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो अमूर्त धरोहर भी आपके बारे में बताई हुई थी पहले सेट में कि कितनी होती है, तो वो आपको याद है, यहाँ पर रिवीजन कर लेना है। और क्या याद रख सकते हैं, देखिए हाँ ये याद रखेंगे कि जो 39वीं आपकी यूनेस्को की साइट है वो रामप्पा मंदिर है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। रामप्पा मंदिर जो है ये 39वें नंबर की थी। और ये जो है 40वीं जो साइट है यूनेस्को की, यह है धौलावीरा, जो कि गुजरात में, क्योंकि यही पूछते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो धौलावीरा स्थल है वो किस राज्य में आता है। तो आपका यहाँ पर होता है। 42वां नंबर आपका आता है होयसल मंदिर का। होयसल मंदिर एक्चुअली होता क्या है, जो होयसल मंदिर है ये कर्नाटक में है और ये 3 मंदिरों का समूह होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, यानी कि जो 42nd यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये किस ईयर आपका आया हुआ था। तो ये ईयर था आपका 1976, यानी कि 1976 में जो है आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें आप क्या देख सकते हैं कि इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि लघु संविधान भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम किए गए थे। पहली चीज तो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, और फंडामेंटल ड्यूटी आपकी क्या होती है, मौलिक कर्तव्य, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। और जो कि लिए कहाँ से गए थे, तो आपके रूस से लिए गए थे, क्योंकि आपके मूल संविधान में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। इसके साथ आप ये याद रख लेंगे कि ये समिति कौन सी थी यहाँ पर, तो सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी, आपको ये भी याद रखना है। यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने क्या किया कि यहाँ पर उसके द्वारा जो है यहाँ पर सिफारिश करी गई, तब 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए। और एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से कि कितने सदस्य थे, ये आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोग याद ही रखते हैं, ये शायद नया होगा। कितने सदस्यीय समिति होती है, तो कुल 12 सदस्य जो हैं सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसमें 12 सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला कौन थी। देखिए ग्रैमी पुरस्कार क्या होता है कि ये म्यूजिक इंडस्ट्री का, यानी कि संगीत का जो होता है, ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है आपका ग्रैमी अवार्ड। और इसी तरह जब फिल्म की बात आती है तो सबसे बड़ा जो अवार्ड माना जाता है वो आपका माना जाता है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की यहाँ पर बात करें या म्यूजिक अवार्ड आपके ग्रैमी की बात करें, तो ग्रैमी को सबसे पहले पाने वाले अगर भारतीय व्यक्ति की बात करें तो पहले जो भारतीय व्यक्ति थे जिनको मिला हुआ था वो थे पंडित रविशंकर। 1967-8 के टाइम मिला हुआ था, जो आपको मिल जाए ऑप्शन में। वेस्ट मीट्स ईस्ट नाम का इनका एल्बम आया हुआ था, जो कि आपका जिसके लिए दिया गया था पंडित रविशंकर को। कुल 5 बार पंडित रविशंकर जीत चुके हैं ग्रैमी अवार्ड। और सबसे अधिक बार जीतने वाले अगर भारतीय की बात करें कौन है, तो उनका जो नाम है वो पंडित रविशंकर ही है। और पहली महिला आपसे पूछा तो ये दिया हुआ गया था तन्वी शाह को, यानी पहली जो भारतीय महिला थी जीतने वाली वो थी तन्वी शाह, जिनको 52 नंबर का, यानी कि 52वें नंबर का जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है। और एक्चुअली ये मूवी आई हुई थी 2009 के टाइम पर, जय हो।
और जय हो के लिए यहाँ पर मिला हुआ था। और एक चीज याद रखेंगे कि अगर ये पूछ लें आपसे कि ग्रैमी हो गया और ग्रैमी के साथ में आपका ऑस्कर हो गया, ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड ये दोनों किस व्यक्ति को मिल चुके हैं, तो ये मिले हैं गुलजार को। एग्जैक्ट इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो गुलजार हैं इनको जो है ग्रैमी भी मिल चुका है और उसके साथ में ऑस्कर भी मिल चुका है। और इनका जो पूरा नाम आपसे पूछ ले तो संपूर्ण सिंह कालरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इनका नाम पूछे पूरा कि गुलजार का नाम क्या है तो संपूर्ण सिंह कालरा जो है ये गुलजार का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता के द्वारा लिखी गई है। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मोस्ट ऑफ द एसएससी एस्पायरेंट जो एक जेन्युइन होते हैं उनके माइंड और टंग पर ये सेट होती है बुक की। जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा, यानी कि नेल्सन मंडेला की जो है आत्मकथा है यहाँ पर आपकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक और यहाँ पर पॉलिटिशियन की फेमस है वो है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये चीज याद रखना है कि ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर जो है ये लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। इसको भी याद रखना है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि बराक ओबामा की बायोग्राफी कौन है, तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर इसका नाम है। अब पॉलिटिशियन की बात हुई है तो अपने मोदी जी को पीछे हम क्यों छोड़ें, क्योंकि मोदी जी की भी एक बुक काफ़ी पूछी जाती है जो कि है एग्जाम वॉरियर्स। इन्होंने एग्जाम के टाइम पर लिखी थी जब बोर्ड के एग्जाम थे, तो एग्जाम वॉरियर्स जो है पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। तो एग्जाम वॉरियर अगर आपसे पूछ दे या लेटर टू मदर पूछ दे इसको भी याद रखना है, यानी कि लेटर टू मदर हो गया ये भी क्या है मोदी जी के द्वारा लिखा गया, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी भाई लोग थोड़ा सपोर्ट करो यार, लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो। थोड़ा लाइक वगैरह करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन तो कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कमेंट वगैरह भी करिए। बाकी मैं बाइलिंगुअल करा दूंगा क्वेश्चन के, तो उसके यहाँ पर आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हुए थे। तो स्वर्ण पदक देखिए यहाँ पर आपके पूछे गए हैं ISSF के, यानी कि जो आपका शूटिंग यहाँ पर हुआ था ISSF जो हुआ था इसमें किस आपके भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हुए थे। तो गोल्ड मेडल की बात करें तो पहली चीज तो ये याद रखना है कि इसका जो आयोजन हुआ था ये ब्राजील में हुआ था। यानी कि अगर आपसे मेजबानी पूछे कहाँ पर हुई तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो याद रखना है, यानी कि रियो डी जेनेरियो में जो है इसका आयोजन हुआ था, ये याद रखना है। जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन हुआ ब्राजील में 2023 में हुआ था। और भारत ने कुल 6 जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल जीते हुए थे, यानी 6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और अगर टोटल मेडल की बात करें तो कुल 17 जो है मेडल भारत ने जीते हुए थे। अगर कुल आपसे पूछे कितने जीते तो कुल 17 भारत ने जीते। जो कि भारत का यहाँ पर रैंक कौन सी थी तो भारत था दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर भारत है तो पहले नंबर पर कौन था तो पहले पर था चाइना, यानी कि चीन जो है वो पहले नंबर था क्योंकि इसने कुल 28 पदक जीते हुए थे और इंडिया ने जीते हुए थे 17 और कुल 6 जो थे वो गोल्ड मेडल थे। तो ये चीज़ याद रखना है आपको यहाँ पर। और ये आपका आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून को किस रूप में जानते हैं। देखिए आपका पहली चीज तो नाम देखिए दो राज्य कि केरल और कर्नाटक, ये आपके पूर्व मानसून क्या होता है कि जो गर्मियों का अंत होता है यानी ग्रीष्म ऋतु के जब अंत के समय क्या होता है कि आपका मानसून आता है, एक तरह की आपकी वर्षा आने लगती है जिसको जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। यानी आम्र वर्षा क्या है, इसको मैंगो शावर भी आप लिखा हुआ देखेंगे। आम्र वर्षा क्या एक्चुअली ये मैंगो शावर है, जो कि मैंगो शावर भी आप लोग देखेंगे। इनफैक्ट बस इससे क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि ये आपका प्रवेश कहाँ से करता है तो आपका कर्नाटक और केरल से प्रवेश करता है। और दूसरी चीज़ ये पूछते हैं कि मैंगो शावर से संबंधित यानी कि रिलेटेड स्टेट कौन से हैं, कि मैंगो शावर हो गया यानी कि आम्र वर्षा वो किन किन राज्यों में होती है। तो केरल और कर्नाटक जो होता है आपको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिल जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात कम है सबसे। देखिए केंद्र या आपका यहाँ पर राज्य आपका जो दिया हुआ है यानी कि राज्य दिया हुआ है और आपका साथ में यूटी भी दिया हुआ है। केवल अगर स्टेट आपका देंगे कि सबसे कम किस स्टेट का है तो स्टेट यानी कि राज्य के नाम पर हरियाणा आ जाएगा और मैक्सिमम के नाम पर आपका केरल आ जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन जब यहीं आपकी यूटी भी बात करी गई है तो यूटी के नाम पर अगर आप देखेंगे तो दमन और दीव आ जाएगा। ये याद रखना कि दमन द्वीप जो है ये भी आ जाएगा, जो कि यूटी में आपका सबसे कम है और लक्षद्वीप जो है वो सबसे अधिक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे
हो सकता है कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज़ को आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप लोग बताएंगे तो कमेंट में उसको सही कर देंगे। नेक्स्ट है कि भारत के प्रमुख स्टेडियम में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो इसका ही नाम क्या था आपका, पहले मोटेरा था, यानी कि सरदार जो वल्लभ भाई स्टेडियम था, इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसी का नया नाम जो क्या किया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसी का नाम रख दिया गया। और ये स्थित आपके कहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन सारे यहाँ पर सही नहीं लिखे, आपके अहमदाबाद में स्थित है, क्योंकि हाल फिलहाल में मैच भी हो रहे हैं तो आपको पता भी होगा अहमदाबाद में ये आपका स्थित है। इसके साथ साथ कुछ और, अहमदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। कुछ और आप याद रखेंगे जैसे कि वानखेड़े भी आपका प्रचलित है। वानखेड़े की बात करें तो वानखेड़े जो है ये कहाँ पर है, ये मुंबई में है। और वानखेड़े के साथ साथ आप HPCA कई बार पूछा जाता है, HPCA जो धर्मशाला है ये स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ में आपको याद रखना है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन की आपको बात करें तो ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे, ईडन गार्डन आपका कोलकाता हो गया। बाकी जवाहरलाल नेहरू अगर स्टेडियम आपसे पूछ ले, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तो ये आपका है न्यू दिल्ली यानी कि ND में आपका स्थित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार से नेतृत्व किया हुआ था। देखिए बिहार से पूछा गया था, तो बिहार से जो नेतृत्व किया हुआ था वो कुंवर सिंह थे, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर कानपुर की आपसे बात कर ले कि कानपुर से जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो कानपुर से नाना साहब थे, यानी कि कानपुर से जो करने वाले थे वो नाना साहब थे। और बेगम हजरत महल का आपको नाम याद रखना है, यानी कि बेगम जो हजरत महल थी ये करने वाली थी लखनऊ से, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया हुआ था। और लियाकत अली अगर आपसे पूछे तो लियाकत अली जो थे इन्होंने इलाहाबाद से किया था, इनको भी याद रखना है। और दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जो जफर थे उन्होंने दिल्ली से जो 1957 की क्रांति में क्या किया हुआ था, आपका नेतृत्व किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल है, कि इनमें से कौन सा है जो कि क्या है आपका, कि पश्चिम बंगाल से आपका संबंधित है। तो ऑप्शन 3 बप्पी लहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बप्पी लहरी का जो संबंध है वो भारतीय संगीतकार हस्ती का आपका जन्म जो हुआ था वो आपका हुआ था पश्चिम बंगाल में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 2002 में हुई थी, सॉरी 2022 में, 2002 बोल रहा हूँ, कितना पुराना हो गया, 2022 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। और इसका कारण था स्लीप आपका एपनिया इसको बोलते हैं, यानी कि स्लीप एपनिया था इनका। इतना याद रखिए, आगे का शब्द भी आप ना याद रखें तो भी चलेगा। स्लीप एपनिया से इनकी मृत्यु हुई थी। और ये SSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बप्पी लहरी की जो डेथ हुई थी, यानी कि कॉज ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु का कारण कौन सी बीमारी रही हुई थी, तो ये याद रखना है आपको। और इनको अवार्ड याद रखना है बप्पी लहरी को, कि जो 63 यानी कि 63वें फिल्म फेयर अवार्ड था, तो इनको फिल्म फेयर का जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड इनको मिल चुका है 63 नंबर के फिल्म फेयर में। उसके साथ साथ एक नाम और याद रखेंगे, इलैया राजा से कई बार पूछा जाता है कि इलैया राजा जो हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं या किस क्षेत्र के जो हैं सिंगर हैं। तो जो इलैया राजा अगर इनकी बात करें तो इलैया राजा हैं तमिलनाडु के, ये है किसके, तमिलनाडु के। और इलैया राजा को जो है 2000 क्या हुआ कि 2001 में आपका 2010 में जो है तमिलनाडु के जो इलैया राजा थे इनको पद्म भूषण मिला हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, पद्म भूषण मिला 2010 में और पद्म विभूषण मिला हुआ था 2018 में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए आपको बता दें कि ऑनेस्टली स्पीकिंग की अभी करंटली ये वीडियो बनाते हुए मैं पसीने से पूरी तरह भीगा हूँ, मेरी टी-शर्ट पूरी तरह भीगी, अगर उसको मैं निचोड़ दूँ तो पसीना आपको मिल जाएगा ज़मीन पे, आपसे मैं बताऊं तो। लेकिन एग्जैक्ट इसका रीज़न ये है कि फ़ैन मैं ऑन नहीं कर सकता, अगर मैं फ़ैन ऑन कर दूंगा तो ये समझिए कि वॉइस सही बिल्कुल भी नहीं आने वाली। ऑलरेडी भी वैसे उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, तो फ़ैन के साथ में बिल्कुल नहीं आएगी। और गर्मी तो आपको पता ही है कि गर्मी कितनी ज़्यादा। और बाकी फिर कानपुर की गर्मी तो आप लोग चेक करिए, इस समय जैसलमेर को पीछे छोड़ने जो कानपुर का हीट वेव है ना, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है, छिड़काव किए जा रहे हैं फवारे के, शावर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर को भी पीछे छोड़ रही है। तो कम्प्लीटली मैं वेट हूँ यहाँ पर स्वेट से, नो इशू। अब बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए शुरू करेंगे, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन में कि श्री जगन्नाथ मेला कहाँ पर आयोजित होता है। देखिए जगन्नाथ से क्या है कि आप लोगों ने मोस्टली जगन्नाथपुरी सुन रखा है। और जगन्नाथपुरी में क्या होता है कि आप लोग यहाँ पर उड़ीसा लगाते हैं। मान लीजिए चलो उड़ीसा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। एक्चुअली आई थिंक मुझे लगता है कि एक बार कोई एग्ज़ाम था
मैंने कोई एग्जाम शायद दिया हुआ था, ऐसा ही कोई क्वेश्चन मिला हुआ था, तो जगन्नाथ मेला उसमें पूछा गया था। तो मुझे लगा कि जगन्नाथ मेला तो उड़ीसा होना चाहिए, उड़ीसा तो कहीं कुछ है नहीं, तो कटक दिया हुआ, ये उड़ीसा में था। अब मुझे अभी याद आ रहा है, मुझे पहले तो नहीं याद आया कि मैंने कटक उसमें कर दिया था। मुझे आई थिंक मुझे याद है, अब एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कब की बात है। तो कटक न होकर के एक्चुअली जो राइट आंसर होता है वो अलवर हो जाएगा, यानी कि अलवर में जो है श्री जगन्नाथ मेला आयोजित आपका होता है, ये याद रखना है। बाकी जगन्नाथ जो यात्रा की अगर आपसे बात करी जाएगी तो जगन्नाथ जो यात्रा होता है ये आपकी उड़ीसा में होगी, जगन्नाथ यात्रा जो है उड़ीसा में होगी। एक सूरज कुंड मेला भी आपसे पूछ लेते हैं, सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? सूरज कुंड मेला जो है ये आपका फरीदाबाद में लगता है, इसको भी याद रखना है। अम्बुवाची मेला तो आई थिंक सबको ही पता होगा कि अम्बुवाची जो मेला है ये लगता है असम में कामाख्या देवी मंदिर में। और सोनपुर का पशु मेला तो आपको पता ही होगा, यानी कि सोनपुर का जो पशु मेला है ये लगता है कहाँ पर? बिहार में, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की संवहनीयता से संबंधित आयाम क्या है? देखिए, जो आपका सूक्ष्म जो वित्त संस्थान होते हैं, अगर इनकी बात करें, आपका माइक्रो जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, वहाँ का जो संवहनीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी आपकी होती है, वो आपका आयाम होता है मोस्टली आपके दाता निधि पर निर्भरता होती है, यानी कि डोनर पर डिपेंड आपका ये करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली की आत्मकथा निम्न में से कौन है? देखिए, सौरभ गांगुली की अगर बायोग्राफी की बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। इसके बाद आप टेस्ट ऑफ माई लाइफ, आपको पता है कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है ये युवराज सिंह की है। और एक याद रखेंगे टेस्ट ऑफ माई लाइफ के साथ में द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, द नाइस गाय, क्योंकि ये शायद आपने कम सुना हो, द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट, द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट। तो अगर इसकी बात करें तो यह है राहुल द्रविड़ की, आपको याद रखना है किसकी है? राहुल द्रविड़ की। अगर समझ में ना अगर लिखा हुआ तो आप लोग सर्च कर सकते हैं कि राहुल द्रविड़ की कौन सी है, क्योंकि पूछी भी जा चुकी है। तो द नाइस गाय हु फिनिश फर्स्ट जो है राहुल द्रविड़ की है, जिनको द वॉल के जो है उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु का वर्णन के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द क्या है? देखिए, इस तरह से पूछा गया कि जो इंडिया की क्लाइमेट होती है, यानी कि जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो हमारी जो जलवायु है भारत की वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, यानी कि ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीखो कमाओ योजना। देखिए, यहाँ पर ये चीज याद रखिए, कई बार डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि सीखो जो कमाओ योजना है, सीखो कमाओ योजना किस राज्य की है? तो सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के, ये याद रखना है। लाडली लक्ष्मी योजना की अगर बात करें कि लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य की है, तो ये भी पूछते हैं। लाडली लक्ष्मी या लाडली बहन योजना भी मध्य प्रदेश की, और ये 2-3 योजनाएं ऐसी हैं जो लगातार 2-3 सालों से पूछी जा रही हैं, इनको याद रखेंगे। तो पूछा कि सीखो कमाओ योजना के अनुसार सरकार निम्न में से क्या प्रदान नहीं करेगी? देखिए, सीखो योजना क्या है कि लोगों को रोजगार कौशल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, यानी ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इसमें रोजगार कौशल तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग तो दी ही जाएगी, और वित्तीय सहायता यानी कि थोड़ी फाइनेंशियल भी सपोर्ट यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन उनको लैपटॉप देने जैसी कोई बात नहीं हुई। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सीखो कमाओ योजना में सरकार जो है मध्य प्रदेश की वो लैपटॉप वितरण नहीं कर रही थी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराथायरॉयड हार्मोन के अपर्याप्त स्तर के कारण रक्त में कैल्शियम की कमी से निम्नलिखित में से क्या कारण बनाती है? यानी कि जब आप ये सोचिए कि जब ब्लड में कैल्शियम की डिफिशियंसी यानी कि कमी हो जाती है तब कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है हाइपोकैल्सीमिया आपका हो जाता है, यानी कि जब कैल्शियम हमारे ब्लड में कम हो जाता है, उसकी डिफिशियंसी होती है, तो हाइपोकैल्सीमिया जो है आपका नामक रोग यानी कि बीमारी यहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी को असम सरकार द्वारा 2019 में असम की किस राज्य की नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये याद रखना है। देखिए, सुनील कोठारी की अगर बात करें कि इनको किस नृत्य के लिए बनाया गया, तो इनको सत्रिया के लिए जो है 2019 में सम्मानित किया असम राज्य की सरकार ने, और सत्रिया के जो जनक हैं वो हैं शंकर देव, ये चीज़ भी याद रखना है। सुनील कोठारी के साथ में आप एक और नाम याद रखिए, जतिन गोस्वामी, यानी शंकर देव तो आप याद ही रखेंगे, बाकी जतिन गोस्वामी भी याद रखेंगे, इनका भी सत्रिया से संबंध है। और किसी नाम के साथ में अगर बोर बयान लगा हुआ आ जाए, जिस तरह से आपको पता होगा कि ओडिसी में अगर आपको महापात्रा मिल जाए,
तो आपका ओडिसी नृत्य होता है, तो बोर बयान कहीं भी मिल जाए आपका क्षत्रिय नृत्य से संबंधित होता है। और ये सारे डांस आपको रट डालने हैं बिल्कुल, क्योंकि ये सारे के सारे आपके असम से। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि ओजापल्ली जो नृत्य शैली है वो किस स्टेट की है, तो आपको बताने की असम की। बगुरम्बा कहाँ का है, आपका असम का है। बिहू असम का, क्षत्रिय आपको पता ही है। तो इस तरह से भी आप लोग ऑप्शन से भी तैयार बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टीम रेस्ट ऑफ इंडिया में ईरानी कप जीता, यानी कि ईरानी कप का जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया था। देखिए ईरानी कप का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दें थोड़ा सा, तो देखिए जो इसका आयोजन हुआ था ये तो आपका एमपी में हुआ था, ये चीज़ याद रखना है। और जो ईरानी कप होता है, पहली चीज़ तो ये भी याद रखना है कि ये क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी होती है, कई लोगों को ये भी नहीं पता होता। क्रिकेट की ट्रॉफी है, दो टीम के बीच में खेला जाता है। एक तो आपकी टीम होती है रेस्ट ऑफ इंडिया, आपको याद रखना कि एक होती है रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की बाकी टीमें, और दूसरी जो टीम होती है वो होती है रणजी ट्रॉफी की उप विजेता, यानी कि रणजी ट्रॉफी का जो विजेता होता है, यानी कि रणजी ट्रॉफी भी आपको पता है कि क्रिकेट के भी होती है। और जो रणजी ट्रॉफी का विनर होता है उसका जो खेल होता है वो करवाया जाता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो उसमें यानी कि दो टीमें एक तरह से आपको याद रखना है खेलती हैं। और इसमें क्या हुआ कि इसमें सौराष्ट्र को हराया हुआ था, यानी कि रेस्ट ऑफ इंडिया, इसका विजेता था रेस्ट ऑफ इंडिया और हराया हुआ था सौराष्ट्र को। क्योंकि तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ये आपका 2023 में आयोजित हुआ था तो रणजी ट्रॉफी का विनर कौन था, तो जाहिर सी बात है कि आपका सौराष्ट्र रहा हुआ होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 175 रनों से हराया हुआ था। बाकी आप ये याद रखिए कि 1960 में जो है ईरानी कप आपका शुरू हुआ था, जब आपके रणजी ट्रॉफी के जो है 25 साल पूरे हो गए थे, तब इसका आयोजन किया गया था। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना किस वर्ष शुरू करी गई। देखिए इस योजना से आप क्या याद रख सकते हैं, एक तो आपको ट्राइसेम योजना याद रखनी है कि ये आपकी कब शुरू हुई। तो ट्राइसेम जो योजना है वो 1979 यानी कि 1979 में शुरू हुई थी, ये चीज़ याद रखना है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि वहाँ से शुरू हुई थी, उसको याद रखेंगे। और ट्राइसेम योजना का फुल फॉर्म क्या होता है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, तो इसको भी याद रख सकते हैं। और कभी आपसे, जैसे मैंने आपको दीनदयाल करवाया हुआ था कि दीनदयाल में उम्र सीमा क्या होती है, यानी कि किस एज के लोगों को इसका लाभ मिलता है, तो इसका भी आप लोग याद रखेंगे। 18 से 35 साल के जो लोग होते हैं उनको जो होता है यहाँ पर आपके ट्राइसेम के तहत काम मिलता है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। और इसी को क्या किया गया कि आपकी 1979 में शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद 1999 यानी कि 1990 में क्या हुआ कि जो आपका स्वर्ण जयंती ग्राम आपका स्वरोजगार था, यानी कि जो स्वर्ण जयंती जो आपका था, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार जो रहा हुआ था, इसमें क्या हुआ कि इसी में इसको मिला दिया गया था। ये भी याद रखना है कि ट्राइसेम को स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार में कब मिलाया गया, तो 1999 में इसको मिला दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा होता है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। तो देखिए कार्यकारी जो जवाबदेही सुनिश्चित करता है संसद में आपका बनाता है सबसे शक्तिशाली, वो होता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्चुअली अविश्वास प्रस्ताव को ही आपको क्या बोलते हैं, निंदा प्रस्ताव भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, निंदा प्रस्ताव। और इसका रीजन तब होता है जब किसी विपक्ष की पार्टी को यह लगता है कि जो सरकार चल रही है, यानी कि सरकार के पास चलाने के लिए सदन में पर्याप्त बहुमत नहीं है, तो विपक्ष की पार्टी जो होती है वो क्या करती है, अविश्वास जो है प्रस्ताव पारित कर देती है। तो आपको ये बताना है कि किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता होगा। ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए। 20 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवाए हैं, आगे भी आपको इसी तरह कोशिश करूंगा कि 20 क्वेश्चन करवाऊं, लैंग्वेज बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश रखूं, और एमटीएस तक इतने सारे क्वेश्चन करा दूं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूरे के पूरे मिलें और आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएँ। बाकी कंटेंट क्वालिटी में बेहतरी देने का प्रयास करता हूँ। बाकी आप लोग थोड़ा सपोर्टिव बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट वगैरह जो भी होता है आप लोग देख लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।